अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता क्या है, देखो अगर हम किसी पेशेंट को इंफ्रारेड थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके बॉडी में कौन कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है, और इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखो किसी भी पेशेंट को हम इंफ्रारेड थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है सुपरफिशियल लेयर में और उसके डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर में उसके कंडीशन के अनुसार। और क्या करता है, हम जानते हैं कि जब हीट प्रोवाइड होता है तो क्या होता है, जो वेसल्स में अगर हीट जा रहा है तो क्या होगा, उसका वेसल्स क्या करेगा, डायलेट करेगा। तो यानी कि उसका वहाँ पे वैसो डायलेशन देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि जैसे ही वेसल्स डायलेट करेगा तो क्या करेगा, वेसल्स अगर बड़ा हो गया, उसका जो वेसल्स है वो डायलेट कर गया, तो वहाँ पे उसका जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वहाँ उस एरिया में वो ज़्यादा तेज़ से होने लगता है। मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उस एरिया में वो इंक्रीज़ कर जाता है जहाँ पे वैसो डायलेशन होता है, ठीक है। और ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो हम जानते हैं ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। अब ब्लड ज़्यादा सप्लाई होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा, और ज़्यादा हुआ तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, काफ़ी फास्ट होने लगेगा, और जितना भी वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उसका ड्रेनेज होने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट में ड्रेनेज होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा, तो वहाँ का पेन क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि फाइनली इसमें पेन में रिलीफ मिला और सिडेटिव इफेक्ट हमको देखने को मिला नर्व एंडिंग पे, यानी उसको पेन में रिलीफ मिला। अब बात करते हैं थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है। यानी अगर किसी को हम लोग आईआर के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, मतलब उसकी बॉडी में क्या क्या अच्छा होता है। तो सबसे पहला है रिलीविंग पेन। सबसे पहले तो यही होता है, इस ट्रीटमेंट को देने के बाद उसके पेन में काफ़ी ज़्यादा एकदम इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलता है। वो क्यों होता है, देखो पेन क्यों होता है, पेन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नहीं हो पाता है अच्छे से। इसका मतलब कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है, मतलब जमा होने लगता है। आज जब वेसल्स में जब वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगता है तो वहाँ पे क्या होगा, वेसल्स नैरो हो जाएगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे पेन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आईआर के थ्रू ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेसल्स डायलेट कर जाता है, क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ कर जाता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और जैसे ही वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाता है, वैसे ही वहाँ पे हमें पेन में रिलीफ देखने को मिलता है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन के कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंजरी के केस में, इन्फ्लामेशन के केस में, कोई भी लीजन्स के केस में, स्किन डिजीज़ हो, उस कंडीशन में हम लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे हम लोग माइल्ड हीटिंग देते हैं, और अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, काफ़ी लंबे समय है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीटिंग देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करके ही क्या करता है, सेडेटिव इफेक्ट देता है सुपरफिशियल सेंसरी नर्व एंडिंग पे। सेकेंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है इसका मसल्स रिलैक्सेशन। अब मसल्स को रिलैक्स कैसे करता है, देखो सबसे पहले तो टिश्यू को हीटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अभी हम बात किए ना कि जो माइल्ड हीटिंग जो होता है वो क्या करता है, मसल्स अस्पाज्म को काफ़ी रिलैक्स फील करवाता है, ठीक है। और जैसे ही मसल्स अस्पाज्म में रिलैक्स होगा वैसे ही पेन, जायज़ सी बात है कि पेन काफ़ी कम फील होगा, यानी नहीं भी हो सकता है। हम जानते हैं कि अस्पाज्म में क्या होता है, अस्पाज्म अकड़ जाता है, जो भी अस्पाज्म होता है, स्ट्रेन हो या स्प्रेन हो, तो उसका रेंज ऑफ मोशन उस एरिया के क्या होता है, कम हो जाता है। तो आईआर सिंपल सी बात है कि हीट प्रोवाइड करके टिश्यू को हीट करके जाए उसका जो रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। मान लो कहीं पे चोट लग गया होता है हमें, ठीक है, वो पार्ट को हम हिला नहीं पाते हैं, उस वहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, बहुत दिन तक वैसे स्टेबल रखेंगे तो उस बॉडी कट जाता है हमारा, स्पास्टिक मतलब हो जाता है, हम फिर अच्छे से कर भी नहीं पाते। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं हमारा पेन में रिलीफ मिलता है। देखो ये सब जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी का जो भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो परमानेंटली ठीक तो नहीं करता है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन है तो एकदम इंस्टेंट उसको पेन में रिलीफ ज़रूर करता है, ठीक है। और ये मदद करता है हमारे एक्सरसाइज थेरेपी को, क्योंकि अगर पेन उसका रिलीफ मिलता है तो वो एक्सरसाइज कर पाएगा अच्छे से, और एक्सरसाइज क्या करेगा, वो रोज़ डेली अगर करेगा इंसान अच्छे से तो उसका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करेगा, उसका बॉडी फिर से वहाँ पे मूवमेंट करने लगेगा, फिर से एक्टिव हो जाएगा।
तो ये बस यही करता है, मसल्स को रिलैक्सेशन फील करवाता है ताकि वो एक्सरसाइज कर सके और उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ सके और उसका बॉडी फिर से वहाँ जो पार्ट है वो फंक्शनिंग करने लगे। एंड थर्ड जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो है इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई। देखो ये तो बहुत ही कॉमन है, हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में भी देखा, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं तो खास करके नर्व और ब्लड वेसल से रिलेटेड हो तो वहाँ पे सबसे पहले यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, कि उसका वैसोडाइलेशन करवाना है, वहाँ का ब्लड सप्लाई अच्छे से करने लगे ताकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एकदम एडिक्वेट अमाउंट में पहुँचे और वहाँ का मतलब अच्छे से उसको मतलब रिलीफ मिले। तो आईआर क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करके सुपरफिशियल टिश्यू को सुपरफिशियल वेसल्स, ब्लड वेसल्स, टिश्यू जो भी हो उसको वैसोडाइलेट करवाता है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करवा जाता है, पेन को रिलीव करवाता है। अब हम ये जानेंगे कि जो आईआर थेरेपी है, इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी है, ये कौन कौन से कंडीशन में काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो फर्स्ट तो है अर्थराइटिस कंडीशन, ठीक है। अर्थराइटिस क्या होता है, जॉइंट में अगर पेन होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस की वजह से कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाता है। और किस कंडीशन में बेनिफिशियल होता है, तो पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस में भी, ओपन वुंड में, इन्फेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर में, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ एडिमा में, इंफ्रारेड लाइट हेल्प्स इन सेल्स रीजनरेशन एंड दियर रिपेयर। देखो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो थेरेपी है ये क्या करता है ना, रीजनरेशन जो होता है टिश्यू का, उसमें भी टिश्यू का और सेल का, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। Ultraviolet rays which has damaging effects on the cells and the tissues of the body, infrared light is safe। देखो अल्ट्रावायलेट रेड जो होता है वो कभी कभी बहुत डैमेज इफेक्ट दिखाने लगता है सेल पे, टिश्यू पे, और वहाँ पे इन द कंपेरिजन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इंफ्रारेड जो होता है वो काफ़ी सेफ माना जाता है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है। इट हैज़ बिन यूज्ड extensively to reduce the pain caused by a sports injury। देखो किसी को खेलते हुए, दौड़ते हुए अगर चोट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी आईआर का यूज़ करते हैं पेन रिलीफ में। या इनडायरेक्टली बोले तो इसका मेन चीज़ यही है, पेन को रिलीव करना, ठीक है। क्या करता है ना ये आईआर जो होता है वो पेन को रिलीव करता है, देखो इम्प्रूव करता है इंडोर्फिन लेवल्स को। देखो इंडोर्फिन्स होता है क्या, देखो इंडोर्फिन्स एक नेचुरल किलर सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, वो बढ़ा देता है और हमारा जो ब्रेन होता है ना वो खुद ही एक नेचुरल किलर सब्सटेंसेस को रिलीज़ करवाता है और पेन में काफ़ी हमको रिलीफ मिलता है। और सबसे अच्छी बात है इंफ्रारेड का कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि देखो हम मेडिसिन लेते हैं, दवा लेते हैं, ऐसे तो बहुत कुछ मेडिसिन दवा है जिससे हमें पेन में रिलीफ मिलता है, पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन सबका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन है ना, इसको अगर अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इससे, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन थेरेपी है इसको तो इवन हम लोग इन्फेंट्स में जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, नियोनेटल्स जो होते हैं, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इनडायरेक्टली अगर वो चीज़ उसको क्लिनिक में नहीं तो एटलीस्ट हम लोग इतना घर पे ज़रूर बोलते हैं कि जो सुबह का जो धूप का जो होता है रोशनी, उसको हम लोग लें, क्योंकि वो सही अमाउंट में उसका वेवलेंथ और वो फ्रीक्वेंसी होता है और उससे बहुत अच्छा होता है बेबी के लिए वो। इंफ्रारेड रेडिएशन हैव प्रूवन टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। आईआर जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। देखो कार्डियोवैस्कुलर में कुछ डिसफंक्शन मतलब क्या होता है, देखो इनडायरेक्टली ब्लड वेसल से रिलेटेड तो ही होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता ही क्या, हार्ट और ब्लड वेसल्स इसी दूर से मिलकर तो बना है, तो वही ब्लड वेसल्स में ब्लड अच्छे सप्लाई नहीं होता है। और आईआर क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव कर ही रहा है, तो ये सीवीएस को इम्प्रूव कर रहा है। आईआर का एक मॉलिक्यूल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन के इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। देखो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है क्या है, तो हम बताते हैं कि इंडिकेशन मतलब इंडिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कौन कौन से कंडीशन में हम इस थेरेपी को देते हैं पेशेंट को, उसको बोलते हैं इंडिकेशन। और कौन कौन से कंडीशन में हमको नहीं देना है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंडिकेशन को, कौन कौन से कंडीशन में हमको आईआर के थ्रू ट्रीटमेंट देना है। तो फर्स्ट आता है ओस्टियोआर्थराइटिस, वर्साइटिस, बैक पेन, ब्लंट ट्रॉमा, मसल्स स्ट्रेन, नेक पेन, कार्पल टनल सिंड्रोम,
डायबिटिक न्यूरोपैथी, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, सियाटिका, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट पेन, टेनिस एल्बो टेंडनाइटिस, वुंड्स, सर्जिकल इंसिजन, स्पाइन इंजरी एंड स्पोर्ट्स इंजरी। तो इन सब कंडीशन में हम लोग आईआर थेरेपी देते हैं और इससे पेशेंट को काफ़ी हेल्प मिलता है। अगर आपको इन सब वर्ड के बारे में नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम इन सब वर्ड का एक वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे इन सब का मतलब हम काफ़ी डिटेल से बताएंगे आपको। अब बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कौन कौन सा कंडीशन में हमें आईआर बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है इम्पेयर्ड क्यूटेनियस थर्मल सेंसेशन एंड डिफेक्टिव आर्टेरियल क्यूटेनियस सर्कुलेशन, डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। इस कंडीशन में हम नहीं देते हैं बिल्कुल भी आईआर। ट्यूमर्स के कंडीशन में भी नहीं देते हैं। स्किन डैमेज है, अगर किसी भी आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से पहले उसको मतलब मान लीजिए एक्सरे वगैरह ये सब कुछ हुआ हो और स्किन उसका डैमेज कर गया हो, तो उस कंडीशन में हम कभी भी उस पेशेंट को आईआर नहीं देते हैं। फीवर के कंडीशन में भी हम लोग आईआर नहीं देते हैं क्योंकि टेम्परेचर को राइज करता है और फीवर और बढ़ जाएगा फिर। सब्जेक्ट्स विथ एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, देखो बहुत ज़्यादा अगर बहुत बड़ा किसी को मतलब सीवीएस रिलेटेड हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम आईआर को बिल्कुल मना करते हैं देना। हेमोरेज के कंडीशन में नहीं देते हैं, सॉरी हेमरेज के कंडीशन में नहीं देते हैं। स्कार टिश्यू और टिश्यू डेविटलाइज्ड बाय डीप एक्सरे ट्रीटमेंट और अदर आयोनाइजिंग रेडिएशन। अगर कोई पेशेंट है वो कुछ दिन पहले ही एक्सरे करवाया हो, ठीक है, डीप ट्रीटमेंट हो मतलब एक्सरेज के थ्रू, तो हम कभी भी वैसे कंडीशन में हम नहीं देते हैं आईआर को। उसके बाद अगर किसी को सुपरफिशियल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा तो वैसे कंडीशन में भी हम आईआर को नहीं देते हैं। अब देखते हैं डेंजर क्या होता है, मतलब अगर किसी को आईआर दे सकते हैं तो मतलब डेंजर होने का क्या क्या चांसेस ऐसा हो सकता है, मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट होता है बर्न्स, ठीक है, वही वाला बात की जब हम लोग बोल रहे थे ना मेथड ऑफ एप्लीकेशन में कि हाँ हम ध्यान रखेंगे कि उसका स्किन जो है वो सेंस कर तो रहा है ना अच्छे से, वरना बर्न होने की चांसेस हो सकती है। तो बर्न के कंडीशन में स्किन इरिटेशन अगर हो सकता है किसी को, क्योंकि सबकी स्किन एक तरह की नहीं होती है, सबको मतलब अलग अलग मतलब होता है स्किन सबका टाइप। आई डैमेज, तो उसमें भी हम बताए थे कि हमेशा प्रिकॉशंस मतलब हमें ध्यान देना है कि अगर किसी को आईआर के थ्रू ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसका फेस ढका हो, आँख ढका हो, और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, प्यास बहुत ज़्यादा लग सकता है उसको, ये भी हो सकता है, उसका बीपी लो हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फैटनेस हो सकता है, ठीक है, और आई का इंजरी एक बहुत कॉमन है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आईआर थेरेपी अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस मतलब किस किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रेग्नेंट यूट्रस में मतलब अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशन में हमें बचना चाहिए कि हमें मतलब आईआर नहीं दे, उसे आईआर थेरेपी ना दे। हीप और नी रिप्लेसमेंट, अगर किसी का हीप और नी रिप्लेस हुआ हो, अब मतलब बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना कि फ्रैक्चर होता है तो रॉड लग जाता है, वैसे कंडीशन में हम कभी भी मेटल या फिर सीधे सीधे बोले तो मेटल इम्प्लांट के केसेस में कभी भी हम नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटो सेंसिटिव मेडिसिन, अगर कोई ह्यूमन्स जो है वो फोटो सेंसिटिव मेडिसिन ले रहा हो तो वैसे कंडीशन में भी हम नहीं देंगे। तो याद रखिए किसी भी ट्रीटमेंट देने से पहले उसका पूरी तरीके से हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल ओवर द आईआर। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ें, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, सोर्सेज के बारे में पढ़ें, जनरेशन के बारे में पढ़ें कि आईआर कैसे जनरेट हो रहा है, कौन कौन सा जनरेटर से, और इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कैसे हम लोग इसको दे रहे हैं उसके बारे में, इसका डेंजर क्या हो सकता है अगर इसको देते हैं, इसका बॉडी में कौन कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ें।